हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ऑरेकल इंजीनियरिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ड्राइंग में अर्थिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, आपकी एक पाइप या रॉड अर्थिंग है। पाइप या फिर इसी को रॉड अर्थिंग भी बोलेंगे। ठीक, तो ये तो अभी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं अर्थिंग होती क्या है, ठीक, क्यों बनाई जाती है और कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अर्थिंग जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, भू संपर्कन। भू संपर्कन यानी कि अर्थिंग। ठीक, अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो ये लाइन जो है घटती हुई आएगी, ये आपका सिंबल हो जाएगा किसका, अर्थिंग का। ठीक है, चलिए, तो एक होता है हम लोग के पास उदासीन तार यानी कि न्यूट्रल वायर, और एक हम लोग के पास होता है क्या, अर्थिंग यानी भूसंपर्कन तार। तो फर्स्ट हम ये समझते हैं कि उदासीन तार और अर्थिंग तार में डिफरेंस क्या होता है। ठीक, क्योंकि अर्थिंग आपकी कई जगह पर की जाएगी, कई जगह पे वो आवश्यक है। तो देखिए, उदासीन तार यानी न्यूट्रल वायर जो है किसी भी सर्किट में करंट के लिए एक रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। ठीक, उदासीन तार किसी भी सर्किट में करंट के लिए एक रिटर्न पाथ प्रोवाइड करेगा, यानी फेज से करंट जाएगी और न्यूट्रल वायर के थ्रू क्या होगी, रिटर्न वापस आ जाएगी। ठीक, सपोज दैट ये कोई हम लोग का लोड है, ये तो ये फेज हुआ, ये क्या हो गया, न्यूट्रल, करंट इधर से गई और ये क्या करेगा, एक रिटर्न पाथ प्रोवाइड कर देगा। ठीक, अब समझते हैं कि अर्थिंग क्या होता है। ठीक, तो अर्थिंग यानी जो भूसंपर्कन किया जाता है, ये हमारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया जाता है, यानी सेफ्टी पर्पस के लिए हम लोग अर्थिंग करते हैं। ठीक, कैसे सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, अब इस पे समझ लेते हैं। तो देखिए, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मान लेते हैं हम लोग के पास एक प्रेस है। ठीक, प्रेस का जो बाहरी भाग है वो क्या है, मेटल है, और उसके ऊपर जो बाहर से दिखता है मेटल होता है। जब प्रेस आप अंदर से खोल के देखेंगे तो उसमें क्या लगा होता है, एलिमेंट। उसमें हीटर के आपके एलिमेंट लगे होते हैं, जैसे हीटर में एलिमेंट होता है, मान लिए कुछ ऐसे इस प्रकार से एलिमेंट है, और यहाँ से आपके दोनों वायर, एक फेज और एक न्यूट्रल, निकल रहे हैं। तो हम लोग फेज और न्यूट्रल के बीच इंसुलेशन तो प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि ये जो आपका कंडक्टिंग वायर है और जो ये मेटेलिक भाग है, ये बाहर वाला क्या है, ये मेटल है, मेटेलिक भाग है। ठीक, ये आपका फेज वायर से टच ना करे। अगर टच करेगा तो क्या होगा, जैसे ही ये टच करेगा तो अब मेटल है, यानी ये यहाँ पर भी धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी, जिसकी वजह से अगर कोई व्यक्ति इस मेटेलिक पार्ट को छूता है तो उसको शॉक लग जाएगा। ठीक, तो इसके लिए करेंगे क्या, देखिए, हम लोग देखे होंगे 3 पिन सॉकेट, ऐसे होता है हम लोग का 3 पिन का सॉकेट। इसका एरिया ज़्यादा होता है, बाकी ये दोनों हो गए। एक इसमें से क्या होगा, फेज होगा, एक क्या होगा, न्यूट्रल होगा, और जो ये होता है ये आपका अर्थ होता है। नीचे बनेगा, ऊपर बना दिया हूँ, अर्थ होता है। ठीक, चलिए एक चीज़ और यहाँ से नोट कर लीजिए, अर्थ वायर जो होता है ये हमेशा ग्रीन होता है, यानी हरा होता है। अर्थ वायर हमेशा ग्रीन यानी कि हरा होता है। ठीक, कहीं पर भी आपको हरा ही मिलेगा। अब समझ लेते हैं कि आवश्यकता क्यों पड़ी या किस प्रकार से ये हमको सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, चलिए देख लेते हैं। अब फेज से फेज को जोड़ दिए और न्यूट्रल से हम लोगों ने न्यूट्रल को जोड़ दिया। ये न्यूट्रल हो गया, चलो पलट लेते हैं, ये मान लेते हैं ये फेज है और ये न्यूट्रल है। ठीक है, ये फेज इससे टच कर गया और न्यूट्रल को यहाँ पर हमने कर दिया। लेकिन जितने भी हमारे पावर डिवाइसेस होते हैं, ठीक, जैसे आप प्रेस ले लो, फ्रिज ले लो, एसी ले लो, ठीक, 500 वाट से अधिक वाले जो हैं, उन सभी डिवाइसेस में आपको 3 पिन लगी हुई मिलेंगी, जिसमें एक पिन जो ऊपर वाली होगी उसका एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा इन दोनों पिनों की तुलना में। अब ऐसा क्यों करते हैं, सब कुछ मिलेगा, बस सुनते रहिए। अब होगा क्या, ये देखिए, सपोज दैट किसी कारण से,
ठीक, आपका फॉल्ट हुआ या इंसुलेशन खराब हो गया किसी भी वजह से, अगर ये जो फेज वायर है ये मेटेलिक पार्ट से टच करेगा, हमने कहा ये टच कर रहा है किससे, मेटेलिक पार्ट से। ठीक, तो जैसे मेटेलिक पार्ट से टच करेगा, अब इस पूरे मेटेलिक भाग में क्या होगा, आपको करंट फ्लो होती रहेगी, यानी पोटेंशियल आपको मिलना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही कोई व्यक्ति इसको टच करेगा, ठीक, उसको क्या होगा, शॉक लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल है और ये क्या है, ग्राउंड पे है, अर्थ पे है, और अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, 0 वोल्ट। तो ये 240 अगर मान लेते हैं ये 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, जिसकी वजह से आपकी करंट हमारे बॉडी के अंदर से फ्लो होना स्टार्ट कर देगी और हमको शॉक लग जाएगा। यहां से क्वेश्चन याद रखिएगा, शॉक या झटके जो लगते हैं हमेशा पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही लगते हैं। हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं मिलेगा तो करंट क्या होगी, प्रवाहित नहीं होगी। तो पूछा जाए शॉक क्यों लगता है, तो शॉक लगता है ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर किसी ने टच किया तो उसको क्या होगा, शॉक लग जाएगा। तो इसी के लिए हम लोग यहां पर इसकी सुरक्षा प्रदान करेंगे, क्या करके, अर्थिंग करके। ठीक, ये अर्थिंग का लॉजिक यही है, चाहे वो आपका छोटे उपकरण के लिए किया जाए या फिर किसी सब स्टेशन के लिए किया जाए या फिर किसी भी जनरेटिंग स्टेशन के लिए किया जाए। ठीक, अर्थिंग आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ओवर करंट से या फिर जो फॉल्ट करंट है उससे या फिर लीकेज करंट से। सब करंट अभी आपको समझ में आ जाएगी क्या है कैसे है। तो देखिए होगा क्या आपका, अब यहां से फेज वायर किसी भी फॉल्ट या किसी भी कारणवश इंसुलेशन फेलियर होने से मेटल बॉडी से टच करेगा, तो हमने कहा सब करंट इसके अंदर से होकर जाएगी। तो इसी से प्रोटेक्शन देने के लिए हम करते क्या हैं, जितने भी पावर डिवाइसेस हैं उन सभी के मेटेलिक पार्ट से, धातु के भाग से एक तार लेकर आते हैं और उसको यहाँ पे जो सॉकेट में बना हुआ है अर्थ, इससे लाकर टच करा देते हैं। ठीक, और ये जो सॉकेट में अर्थ का पॉइंट बना है ये हमारे घर में किए गए अर्थिंग से जाके जुड़ा होता है। देखिए ये जो है पाइप अर्थिंग किया गया है ना, ठीक, पाइप अर्थिंग है, रॉड अर्थिंग है, इसमें ये आपका वायर है, अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो अर्थिंग है इसी से आके क्या कर दी गई है, टच कर दी गई है। अब इससे किस प्रकार से सुरक्षा मिलेगी ये समझ लेते हैं। ठीक, हमको ये मालूम है करंट हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करती है, जहां पे उसको लो रेजिस्टेंस मिलेगा। एक ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो 1000 ओम होता है। ठीक है, तो देखिए होगा क्या, आपका जब यहां से आपने अर्थ वायर को टच करा दिया है, तो नॉर्मल केस में जब तक तो फॉल्ट नहीं हुआ है, यानी आपका सब कुछ नॉर्मल कंडीशन में था, तो करंट क्या होगी, फेज से होकर जा रही है। अभी आपके अर्थ वायर में कोई करंट नहीं जाएगी, लेकिन जैसे ही किसी कारणवश ये फेज वाला आपका टच कर गया किससे, मेटेलिक पार्ट से, अब इसमें करंट क्या होगी, इसको दो रास्ते मिल रहे हैं। इस करंट को, जो फॉल्ट करंट है उसको दो रास्ते मिल रहे हैं। एक तो वो इस अर्थ वायर के थ्रू जा सकती है एंड सेकेंड वो हमारी बॉडी से होकर जा सकती है। यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस ह्यूमन बॉडी का मिल रहा है कितना, 1000 ओम। ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस को मिल रहा है कितना, 1000 ओम, जबकि जो अर्थ किया गया है उसका रेजिस्टेंस 5 ओम तक होता है। ठीक है, 5 ओम होता है। तो कहाँ 10,000 ओम, सॉरी 1000 ओम, और कहाँ पर 5 ओम। तो करंट कहाँ जाना चाहेगी, इस 5 ओम वाले रास्ते से होकर गुजर जाएगी और यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगी, तो इसलिए हमको क्या होगा, शॉक नहीं लगेगा। ठीक, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये आपका रीजन है कि क्यों हम लोग अर्थिंग करते हैं और कैसे अर्थिंग हम लोग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट फॉल्ट कंडीशन। ठीक, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब वाइवा में इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपका जो ये अर्थ वायर है, सॉरी जो अर्थ का पॉइंट है या अर्थ टर्मिनल होता है, या आपकी जो पिन होती हैं उसमें जो अर्थ वाली पिन होती है उसका एरिया अन्य की तुलना में ज्यादा क्यों होता है। ठीक, समझिएगा बात। जो फॉल्ट करंट है हम चाहेंगे कि ये जितनी जल्दी हो सके सब क्या हो जाए, ग्राउंडेड हो जाए, अर्थ में चली जाए, यही तो होता है। लेकिन इसको अपना अलग पाथ प्रोवाइड किया गया अर्थिंग के द्वारा। अब करेंगे क्या, करंट कब मैक्सिमम होगी, जब आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा,
रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस R बराबर हम लोगों ने पढ़ा है रो L बाई ए। अगर एरिया ज्यादा रखेंगे रेजिस्टेंस कम होगा, करंट का मान क्या होगा? ज्यादा। तो जो ये फॉल्ट करंट है इसके लिए ये जो अर्थिंग है एक लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कर रही है। एरिया बढ़ाने से क्या होगा? करंट की जो डेंसिटी हो क्या होगी? ज्यादा, और आसानी से करंट क्या होगी? भाई हमको मालूम है क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने से धारा प्रवाह क्या होती है? अधिक हो जाती है। तो अब इसका एरिया आपने इन दोनों की तुलना में ज्यादा रखा है, दैट्स मीन इस पॉइंट का रेजिस्टेंस क्या होगा? इन दोनों की तुलना में कम होगा, और जो भी फॉल्ट करंट होगी वो आसानी से इसके अंदर से होकर क्या होगी? ग्राउंडेड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो व्यक्ति मेटेलिक पार्ट को टच कर रहा है उसको आपको शॉक नहीं लगेगा। ठीक, तो ये चीज याद रखिएगा, हमेशा जो भी अर्थिंग की जाएगी वो किसी भी मशीन के, किसी भी डिवाइस के मेटेलिक पार्ट से की जाती है। उसके धात्विक भाग को हम जोड़ देते हैं किससे? अर्थ से। अब वो किसके थ्रू जोड़ रहे हैं वो अलग मैटर कर जाता है। ठीक, जितने भी आपके ट्रांसफार्मर्स होते हैं वहां पे क्या होता है? स्टार वाले न्यूट्रल से क्या कर देते हैं? अर्थ कर दिया, तो न्यूट्रल को क्या करते हैं? अर्थ कर देते हैं। साथ ही साथ ट्रांसफार्मर का जो बाहरी आउट होता है, ठीक है, उसको भी क्या करते हैं हम लोग? ग्राउंड कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। आपकी जो रेल की पटरी होती है उस वो भी क्या होती है? अर्थ होती है। वहां तो उसी अर्थ से हम लोग क्या करते हैं? रिटर्न पाथ प्राप्त करते हैं, न्यूट्रल की तरह उसी अर्थ वाले को प्रयोग में लाया जाता है। जितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं वहां पर भी क्या की जाती है? अर्थिंग की जाती है। ठीक है, जितनी मंदिरें होती हैं आप देखते होंगे वहां सब क्या होता है? इसे मेटेलिक पार्ट लगा होता है। ठीक, अब वो आकार कुछ भी हो सकता है, ठीक है, चांद के आकार का हो सकता है, त्रिशूल के आकार का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, उसी से टच करके हम लोग क्या करते हैं? इसे ग्राउंड कर देते हैं। तो रीजन क्या है? जैसे लाइटनिंग आएगी ये सब क्या होगी? यहां से ग्राउंडेड हो जाएगी। तो जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां पे उस लाइटनिंग का, उस आकाशीय बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक अर्थिंग का ही मेथड है। ठीक, तो ये जो अर्थिंग हम कर रहे हैं विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए, ठीक, तो उस अर्थिंग में होगा क्या? किस प्रकार से की जाएगी? अब हम इस चीज को लेकर बात करेंगे। आई होप इतना चीज आपको समझ में आ गई होगी कि अर्थिंग क्या है। तो अर्थिंग एक सुरक्षा के लिए की जाती है जिससे कभी भी फॉल्ट कंडीशन में धारा का मान अधिक होने से किसी भी व्यक्ति को खतरा ना हो, और जो बढ़ी हुई धारा है या फॉल्ट करंट है वो शीघ्र ही शीघ्र क्या हो जाए? ग्राउंड हो जाए। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे कि ये जो अर्थिंग है ये किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी। ठीक, अर्थिंग किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी। तो देखिए, अर्थिंग का मेन मोटो है एक लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करना ग्राउंड में। ठीक, यानी अगर हम किसी भी प्रकार से रेजिस्टेंस को घटा देते हैं, यानी जितनी वजह से रेजिस्टेंस आपका घटेगा वो सभी चीजें कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगी किसको? अर्थिंग को या अर्थ के रेजिस्टेंस को। ठीक, जैसे क्या? सॉइल की कंडीशन, जो मिट्टी है उसकी क्या दशाएं हैं? ठीक, नमी वाली है कि नहीं है। सेकंड, उस मिट्टी में मॉइस्चर है कि नहीं है। तीसरा, वहां का टेम्परेचर क्या है। ठीक, फिर वहां का इन्वायरमेंट कैसा है। तो जिन सब चीजों से रेजिस्टेंस की वैल्यू पर इफेक्ट पड़ेगा वो सभी चीजें कहीं ना कहीं हमारे अर्थिंग को प्रभावित करेंगी। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अर्थ रेजिस्टेंस को कम करने के क्या क्या उपाय हैं। तो कुछ अलग नहीं आपको सोचना है। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है और कितने प्रकार से उसको कम किया जा सकता है। बस वही सारे पॉइंट आपको अपने एग्जाम में लिख देना है। वही सारी चीजें जो रेजिस्टेंस को कम करेंगी वो कहीं ना कहीं हमारे अर्थिंग को क्या करेंगी? इंप्रूव करेंगी। ठीक, अब जो कुछ अलग चीजें हैं, एक तो R बराबर रो L बाई ए से आप क्लियर कर लोगे। फिर जो कुछ अलग चीजें हैं जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड, इसका क्या मतलब है? ये जो रॉड लगाई गई है या फिर प्लेट अर्थिंग पढ़ेंगे, जो प्लेट लगाई गई है दोनों इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करती हैं, उनकी संख्या को बढ़ा दिया जाए अगर, तो पैरेलल में अगर बढ़ा रहे हो संख्या को, तो पैरेलल पाथ अगर बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है करंट रेटिंग क्या होगी? वहां की बढ़ जाएगी। मतलब उस अर्थिंग की जो धारा वहन क्षमता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड के इंक्रीज करने से क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। और अगर करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है तो इसका सीधा सा मतलब रेजिस्टेंस क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक,
आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखेंगे कि जो हम अर्थिंग कर रहे हैं, ठीक, उसमें पढ़ा क्या हम लोगों ने, मेन मोटो है रेजिस्टेंस को कम करना। कहाँ के, अब अर्थिंग है मतलब अर्थ के रेजिस्टेंस को कम करना है। तो जो स्टैंडर्ड हम लोग का मानक है उसके अकॉर्डिंग कुछ संस्थान है वहां में अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू को एक निश्चित मान में बताया गया है कि स्टैंडर्ड इतना होना चाहिए, उससे कम हो तो द बेस्ट है, अन्यथा उससे अधिक तो ना हो। वो क्या है याद रखिएगा, जैसे हम लोग के बड़े जनरेटिंग स्टेशन, जितने भी बड़े जनरेटिंग स्टेशन है उन सभी का रेजिस्टेंस हम चाहते हैं 0.5 से 1 ओम के बीच हो, इससे अधिक ना हो। जो सब स्टेशन होते हैं, विद्युत उपकेंद्र होते हैं, वहां का रेजिस्टेंस 1 से 2 ओम के बीच में होना चाहिए, उससे अधिक ना हो, उससे कम हो तो द बेस्ट है, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। फिर अगला, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में भी आपकी अर्थिंग की जाती है, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वहां की अर्थिंग में जो अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 2.5 से 5 ओम के बीच में लाई करती है, ठीक। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है रेजिस्टेंस की। हम प्रयास यही करते हैं कि हमको इससे कम ही मान की अर्थ रेजिस्टेंस मिले, उससे अधिक का ना होने पाए। आप देखते होंगे रेलवे की जो पटरी होती है, ट्रैक, ठीक, वहां पे ऐसे सिग्नल लगे होते हैं। आप कभी भी नोटिस करना, इसको ऐसे कर देते हैं, जो सिग्नल लगे हैं उसका जो फुट होता है वहां पे आपका देखिए ये ऐसे लगा हुआ है, जो फुट है इसका, वहां आप जाके देखिएगा, हमेशा यहाँ पे पढ़िएगा तो अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे 100% श्योर है, लिखी होती है। और देखते होंगे जो ट्रैक होते हैं वो ऐसे क्या होते हैं, ऐसे कनेक्ट होते हैं, ठीक, मोटी सी पत्ती होती है। अभी अगला वही बात करने जा रहे हैं कि अर्थिंग कैसे की जाएगी, ठीक, कितने प्रकार की होगी वो अलग है, कैसे की जाएगी, ठीक। तो अर्थिंग के लिए क्या लगाया गया है, इलेक्ट्रोड लगाया गया है, इलेक्ट्रोड लगाया गया है। अब इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के हो सकते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जो हम इलेक्ट्रोड प्रयोग में लाएंगे वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से, एक हम लोग का रॉड या फिर पाइप वाला हो सकता है, दूसरा स्ट्रिप यानी पत्ती या फिर चालक के रूप में हो सकता है। जो इलेक्ट्रोड हम लाएंगे प्रयोग में वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, रॉड या फिर पाइप के जैसा, पाइप को प्रयोग में ला सकते हैं, और दूसरा स्ट्रिप या फिर कंडक्टर को। तो मेन मोटो क्या है, रेजिस्टेंस को घटाना। तो रेजिस्टेंस घटाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अच्छे कंडक्टिविटी वाला मटेरियल प्रयोग में लाएं। इलेक्ट्रोड के रूप में ऐसे मटेरियल का प्रयोग किया जाए जिसकी कनेक्टिविटी क्या हो, बहुत हाई हो। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, कॉपर यूज कर सकते हैं, ठीक। या फिर हम लोग जीआई की पाइप, गैल्वनाइज्ड आयरन, जस्तीकृत, ठीक है, लोहा, गैल्वनाइज्ड आयरन की शायद हिंदी यही होती है, जीआई यानी गैल्वनाइज्ड आयरन, इसका प्रयोग करेंगे जिससे जंग वंग भी लोहे पर नहीं लगती है। तो आपको ये देखने को मिल जाएगा, कॉपर, जो अच्छे संस्थान होंगे वहां कॉपर की होती है, अदरवाइज आपके जीआई, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है। देखिए 2 क्वेश्चन आप याद रखिएगा पूछा जाता है, एक पूछते हैं ट्रांसमिशन लाइन में अर्थ वायर किसका बना होता है, और एक पूछते हैं घरों में किसका बना होता है। तो जब भी घरों में बात करेगा, डोमेस्टिक पर्पज के लिए बात करेगा, वहां पे हम कॉपर वायर का प्रयोग करते हैं एज अ अर्थ वायर। जबकि ट्रांसमिशन लाइन में जब पूछा जाएगा तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, गैल्वनाइज्ड आयरन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक। तो 2 आपके रॉड या फिर पाइप टाइप इलेक्ट्रोड होगा, दूसरा या स्ट्रिप या फिर कंडक्टर का हम लोग इलेक्ट्रोड प्रयोग में लाएंगे, ठीक। अब देखिए अर्थिंग की जो विधियां हैं वो 2 विधियां होती हैं, एक होती है पाइप या फिर रॉड अर्थिंग, दूसरी होती है प्लेट अर्थिंग। ये कुछ अलग नहीं है, इलेक्ट्रोडों की जो डिजाइन है, इलेक्ट्रोड जिस प्रकार के होते हैं उसी के अकॉर्डिंग बोला गया है। स्ट्रिप था, स्ट्रिप मतलब ये छोटा सा भाग, इसी को अगर बड़ा साइज में बोल दिया जाए तो क्या बन जाएगी, प्लेट बन जाएगी आपकी। तो 2 प्रकार की अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग या फिर पाइप और रॉड अर्थिंग हम लोग के सिलेबस में है, वही हम लोग पढ़ेंगे। अर्थिंग और भी प्रकार की होती है, लेकिन जो 2 विधियां हैं पाइप और प्लेट वो हम लोग के सिलेबस में है, हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपके सामने बना हुआ है ये क्या है, आपकी पाइप या फिर रॉड अर्थिंग है। एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थिंग की कौन सी विधि इकोनॉमिकल होती है और अच्छी होती है। तो ये पाइप और रॉड अर्थिंग है, पाइप या फिर रॉड अर्थिंग है, ये इकोनॉमिकल होने के साथ साथ अच्छी अर्थिंग की विधि मानी जाती है। मतलब इससे जो आप अर्थ रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम कर सकते हो, और अर्थ रेजिस्टेंस को कम करना ही हम लोग का मेन मोटिव है, किसमें, अर्थिंग में, ठीक।
तो अब चलिए पाइप या फिर रॉड अर्थिंग के बारे में देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए रेजिस्टेंस को करना है डिक्रीज, रो एल बाई ए, एरिया को करना पड़ेगा इंक्रीज, तभी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया। एंड रेजिस्टेंस जैसे डिक्रीज करेगा जो फॉल्ट करंट होगी वो क्या होगी, उस मार्ग से अधिक होकर प्रवाहित होगी। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ ग्राउंड लेवल, यानी जमीन का तल है उसके अंदर में आपकी अर्थिंग की गई है। तो पाइप अर्थिंग है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज किए हैं, पाइप का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो नीचे देखिए यहाँ पे 2 पाइप यूज की गई है, ये आपको दिख रहा होगा कुछ मोटी पाइप है, जबकि यहाँ पे ये क्या है, कुछ पतली पाइप प्रयोग में लाई गई है इसकी तुलना में। ठीक, अब ये पाइप पहले बोला गया कॉपर द बेस्ट है और या फिर जीआई पाइप, तो मोस्टली आपको जीआई पाइप ही प्रयोग में लाई जाती है। जीआई पाइप का प्रयोग इसलिए किया जाता है गैल्वेनाइज करने की वजह से इसमें जंग आपकी नहीं लगती है। और स्टैंडर्ड लेवल पे जो इसमें ये आप 38 mm फाई, तो फाई आपको मालूम होगा ड्राइंग में क्या दिखाता है, व्यास, डाया को डिनोट करता है। तो 38 mm डाया वाली जीआई पाइप प्रयोग में लाई जाएगी। ठीक, ये मिनिमम बताया गया है, आप इससे अधिक रखोगे वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, लेकिन इससे कम हमको नहीं करना है, क्योंकि जब बहुत पतली यूज करोगे तो जंग लगकर खराब होने की संभावना क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होंगी। ठीक, तो ये आपकी एक 38 mm की मोटी पाइप प्रयोग में लाई गई। और देखिए नीचे का जो सिरा आपको दिख रहा है ये कैसा है, नुकीला है। नुकीला बनाने का उद्देश्य ये है कि ये आसानी से जमीन में क्या हो जाए, गड़ जाए, और इसका एरिया क्या हो गया, देखिए ये। ठीक, अब ये आसानी से उस जमीन में गड़ जाएगा और आपका अच्छा सा कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करेगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे। इसके चारों ओर आपकी एक लेयर बना दी जाती है। लेयर बनाना ये डिपेंड करता है कि जो सॉइल है या जहां पे हम ये अर्थिंग कर रहे हैं वहां की कंडीशंस कैसी है। मतलब अगर वहां पर नमी की मात्रा उपलब्ध है तो हमें ये लेयर बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कहीं ऐसा स्थान पे हम अर्थिंग करने वाले हैं जहां पे मृदा में यानी मिट्टी में जो मॉइस्चर है उसका लेवल बहुत ही कम है, तो ऐसे स्थानों पर मॉइस्चर के लेवल को बढ़ाने के लिए हमें ये जो रॉड आपको दिख रही है 38 mm व्यास वाली, उसके चारों ओर या फिर बोलिए दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, नमी को बढ़ाने के लिए चारकोल, ठीक, यानी लकड़ी का कोयला और नमक की तह लगा देते हैं या लेयर को लगा दिया जाता है। ठीक, कितने सेंटीमीटर की या कितने लंबी, तो ये 15 सेंटीमीटर की लेयर होती है, इस साइड भी और इस साइड भी, और इसकी जो लेयर की मोटाई होती है वो भी कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर होती है। तो ऐसा करने से होगा क्या कि जब आप पानी डालोगे तो यहाँ पे जो मॉइस्चर है वो कुछ दिनों तक मेंटेन रहेगा, बहुत जल्दी डिक्रीज नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे नीचे वाली पाइप में एरिया क्या रखेंगे, ज्यादा रखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको कट दिख रहा होगा, ये कट बना है बस इसीलिए जिससे क्या हो, पाइप में आसानी से अंदर उसके नमी पहुंचती रहे। ठीक, चलिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा है लिखा हुआ है रिड्यूसर, तो ये आपका एक सॉकेट टाइप का होता है। जैसे आप घरों में प्लम्बिंग में आप देखे होंगे, एक बड़ी पाइप है, मोटी पाइप है, और हम लोग इसके साथ एक पतली पाइप जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ये सॉकेट लगा हुआ मिल जाता है, जिसका एक सिरा क्या होगा, मोटा होगा, जिससे मोटी वाली पाइप डाल दी जाएगी, और दूसरा सिरा क्या होगा, पतला होगा। तो ये कांटेक्ट करने के लिए काम आता है, इसलिए इसका नाम क्या है, रिड्यूसर सॉकेट, यानी साइज को कम करने वाला सॉकेट। इलेक्ट्रिकल में भी सॉकेट होता है, ये आपका अलग सॉकेट है। ठीक है, तो इसमें इसकी कभी कोई पूछ लेता है कि माप क्या होगी, तो इसका एक साइड क्या होगा, 38 mm व्यास वाला होगा, और सेकेंड एंड पे पतली पाइप हम लगाएंगे, ठीक, वो कितने mm की होगी, 19 mm की होगी। ठीक है, अब देखिए ये जो आपकी मोटी वाली पाइप है ये आपकी मिनिमम कितनी होती है, 2.5 मीटर लंबी। आप इससे अधिक भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द मॉइस्चर ऑफ सॉइल, जो मृदा की नमी है उसके अकॉर्डिंग आप इसकी लंबाई को कम भी कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, लेकिन हम जो स्टैंडर्ड लेवल पे है मिनिमम कितना रखते हैं हम लोग, 2.5 यानी 2.5 मीटर के आसपास रखा जाता है। ठीक, ऊपर हम पतली पाइप लगा दिए क्योंकि हमारा मेन जो पर्पस है रेजिस्टेंस कम करना है, यहाँ पे मोटी पाइप लगा दिए, कॉस्ट बहुत ज्यादा ना हो, जिसकी वजह से ऊपर हम पतली पाइप भी लगा सकते हैं और लगाई जाती है। ठीक,
अब देखिए ये आपकी पतली वाली पाइप हो गई, कितनी पतली है, ये इसकी तुलना में आधी है, यानी 19 mm व्यास वाली ये भी जीआई पाइप है, जो रिड्यूसर सॉकेट की सहायता से 38 mm व्यास वाली जीआई पाइप के साथ क्या कर दी गई है, कंबाइंड कर दी गई है। ठीक, चलिए, तो ये सब क्या है, ग्राउंड लेवल से नीचे की बातें आपको बताई जा रही हैं, जमीन के अंदर की बात हो रही है। ठीक, अब देखिए ये जो 19 mm व्यास वाली जीआई पाइप है, इसके ऊपरी सिरे पर हम लोग क्या करते हैं, फनल मतलब होता है कीप। ठीक है, देखते होंगे तेल वेल भरने के लिए बॉटल है, ठीक है, बॉटल में तेल भरने के लिए देखा होगा ऐसे ये कीप लगी होती है, तो इसमें क्या करते हैं, पानी या तेल डालते हैं, आसानी से क्या होता है, ये बॉटल में चला जाता है, इधर उधर गिरने से क्या होता है, बच जाता है। बस सेम वही प्रोसेस है, यहाँ तेल भरना है, जबकि यहाँ पे हमको नमी बढ़ानी है, तो क्या डालोगे, पानी डालोगे, सीधी सी बात है। तो इसीलिए जो 19 mm व्यास वाली जीआई पाइप होती है, उसके ऊपरी सिरे पर क्या लगा होता है, फनल लगा होता है। ठीक, अब ये फनल ऐसे नहीं कि पाइप में केवल डाल दिए, उसमें क्या होता है, वॉशर लगा होता है, जिससे कहीं से भी लीकेज ना होने पाए, और जो पानी डाला जाए वो इधर उधर लीक ना हो, बल्कि इसी पाइप के अंदर से होते हुए कहाँ पहुंच जाए, इस जमीन में पहुंचता रहे। और ये जो आपका कट आपको दिख रहा है, यहाँ से क्या होता है, नमी ये लेता रहता है, और ये चारकोल और जो साल्ट है, ठीक, इसकी जो लेयर है वो उस नमी को मेंटेन रखती है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है सावधानियों में या प्रिकॉशन में, तो हम लोग लगभग 15 दिनों पर अर्थिंग का रेजिस्टेंस चेक करते हैं, और हम लोग वहां पे नमी को मेंटेन करने के लिए लगभग 15 दिन बाद आपका इसी फनल की सतह से क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। ठीक, अब ये नहीं कि ये फनल आपकी एकदम जमीन के ऊपर लगी होगी सतह से टच, नहीं, ये क्या होती है, एक चैम्बर बना होता है, उसके अंदर ये फनल कुछ अंदर पे होती है। ठीक, कुछ अंदर पे होती है। तो देखिए ये जो आपका फ्रेम है या फिर जो चैम्बर बना हुआ है, उसको हम लोग पूर्णतया पैक रखते हैं। तो आपको दिख रहा होगा सीआई फ्रेम, ठीक, यानी कास्ट आयरन का फ्रेम बना हुआ है, वो चैम्बर को बंद करने के लिए, और इसके अंदर में आपकी फनल है। तो इस चैम्बर को खोलने के लिए ये हिंज लगा हुआ है, कब्जा, इस दरवाजे में होता है ना कब्जा, दरवाजा ऐसे हो तो आप ऐसे से खोल लेते हो, तो कहाँ से रोटेट करता है, देखते हो ना यहाँ से, तो क्या बोलते हैं, कब्जा यानी हिंज बोलते हैं। ठीक, तो ये वही कब्जा लगा हुआ है, इसमें क्या हत्था लगा होगा, आप सीआई फ्रेम को ऐसे उठाओगे और तब उसके अंदर आप देखोगे चैम्बर में ये फनल लगी होगी, वहां आप पानी डालोगे तो ये पानी इस 19 mm वाली पाइप की सतह से होता हुआ 38 mm व्यास वाली पाइप से नीचे जमीन तक पहुंच जाएगा, और उस पानी की नमी से या पानी की मात्रा से जो चारकोल सॉल्ट है उसको अवशोषित करेगा, और लगभग 10 से 15 दिनों तक वो नमी को बरकरार रखेगा, अगर बहुत अधिक तापमान नहीं है तब। ठीक, तो वही चीज है, यहाँ पे आपका वॉशर लगा होगा। अब इसको पूरा ये जमीन से बहुत अंदर नहीं, देखिए आप लिखा हुआ कितना, 60 सेंटीमीटर, कितना, 60 सेंटीमीटर। तो ये जमीन से बहुत अंदर नहीं है, मतलब इसको मैकेनिकल डैमेज से बचाने की भी आवश्यकता होगी, यांत्रिक क्षति से बचाने की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे अरेंजमेंट को सीमेंट और कंक्रीट से चारों ओर से पैक कर दिया जाता है। ठीक, यानी जो चैम्बर है उसके चारों ओर सीमेंट और कंक्रीट से एक चैम्बर बनाकर उस चैम्बर के अंदर हम लोग फनल और ये पाइप को अरेंज करते हैं। ठीक, और ये क्या है, सीधा जमीन में ही है, इसमें इसके चारों ओर बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये जमीन में ही है, बस हाँ नमी को मेंटेन करने के लिए चारकोल और साल्ट का लेयर लगा दिया गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो फनल है, ठीक, और जो ये 19 mm वाली पाइप है, इन दोनों के ज्वाइंट पर जहां पे वॉशर लगा होगा जिससे लीकेज ना होने पाए, वहीं पे आपका एक कॉन्टेक्टर लगा होता है, जहां से आपकी एक दूसरी पाइप निकाली जाती है। अब इस पाइप का क्या काम है, ये वही पाइप है जहां से हम लोग का क्या अर्थ वायर आकर कनेक्ट किया जाएगा, अर्थ वायर जहां कनेक्ट किया जाएगा ये वही वाली पाइप है। तो आपका ये स्ट्रिप में भी हो सकता है, कंडक्टर में भी हो सकता है, रॉड में भी हो सकता है, पाइप में भी हो सकता है। ठीक है, वाली जो जीआई पाइप है जो कि कहां से, फनल और 19 mm वाले जो कॉन्टेक्टर है वहां से जोड़ के निकाली गई है। इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, अर्थ वायर को जो आपके कहां से आ रहा है, वायरिंग के साथ जो अर्थ वायर आ रहा है उसको उठाकर इसी के साथ टच कर देते हैं। ठीक,
इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो देखिए क्या लगा हुआ है मेन वो समझते हो कि हमको यहाँ पे क्या करना है, अर्थिंग तो करनी है, साथ साथ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग भी उसमें बतानी है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपसे क्वेश्चन पूछता है अर्थिंग क्या है, तो अर्थिंग के बारे में बताना है, क्यों आवश्यक है आपको समझाया गया, शॉक लगना से बचाने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम लोग अर्थिंग करते हैं, कितने प्रकार से की जाती है सॉरी। तो दो विधियां होती हैं, पाइप या फिर प्लेट अर्थिंग। किसी एक का वर्णन करने के लिए बोलेगा तो आप कोई बना सकते हो, या नाम से देगा तो नाम से बनाएंगे, लेकिन डायग्राम जरूर बनाएंगे। डायग्राम बनाने से आप अगर कम भी लिखोगे थ्योरी में तो भी आपका नंबर क्या होगा, आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, ग्राउंड लेवल पे हम लोगों ने एक चैम्बर बनाया, चैम्बर को चारों ओर से सीमेंट कंक्रीट के लेयर से भर दिया गया और उसके अंदर आपके फनल और 19 mm वाली व्यास की पाइप को जोड़ दिया गया, किसी सहायता से, कॉन्ट्रैक्टर की सहायता से। कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपका 12 mm व्यास वाली एक GI पाइप लगाई गई है, जिसमें क्या किया जोड़ा जाएगा, आपका जो अर्थ वायर वायरिंग के साथ आ रहा है उसको उठा के यहाँ पे हम जोड़ देंगे, और इसमें आपका एक 38 mm व्यास वाली भी पाइप लगाई जाएगी जो कि सबसे नीचे होगी। ये मिनिमम 2.5 मीटर लंबी होगी, आवश्यकता अनुरूप इसको और बढ़ा भी सकते हैं। और इसी याद रखिए इसकी संख्या को भी बढ़ाया जा सकता है, मतलब इसके पैरेलल में और भी पाइप लगाई जा सकती है। हमको मालूम है पैरेलल पाथ इंक्रीज करने से जो करंट कैरिंग कैपेसिटी वो क्या होती है, बढ़ जाती है। इस 38 mm व्यास वाली पाइप और 19 mm व्यास वाली पाइप को जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रिड्यूसर सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी किसका बना होगा, GI का ही बना होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए और एक चीज सावधानियों में कभी कोई पूछ लेता है क्या नहीं करना चाहिए, तो आप हमेशा ये याद रखिए, अगर आप यहाँ पे पाइप छोटी है उसको कई जगह से जोड़ोगे तो कांटेक्ट रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तो वो हमें नहीं करना है। यानी एक लेंथ की ही पाइप प्रयोग में लानी है, ठीक है। समझे कि 2.5 मीटर का 2 टुकड़ा उठा के जोड़ दिए, नहीं, अगर आसानी से 5 मीटर लंबा टुकड़ा मिल जा रहा है तो हम उसी का प्रयोग करेंगे, वो हम लोग के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट रेजिस्टेंस उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक। अब देखिए हमको जब एस्टिमेटिंग करनी होगी और कॉस्टिंग करनी होगी तो हम लोगों ने पढ़ा है कि सामान की सूची बताएंगे कि क्या क्या लगना है, फिर उसको क्रय करने की क्या क्या विधियां हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो देखिए बनाना कैसे, आपको सबसे पहले क्या रहेगा, यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे क्या होगा, मटेरियल क्या क्या लगने वाला है, और साथ ही साथ विथ स्पेसिफिकेशन, यानी संपूर्ण विशिष्टता के साथ, ठीक, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। जैसे आपकी पाइप है तो GI पाइप कितने mm की है, 38 mm की है, ठीक, किससे बनी है, GI पाइप है, पहले ही बोल दिए। और साथ ही साथ पर यूनिट लेंथ का मतलब है, सॉरी, पर यूनिट प्राइस, यानी इकाई लंबा, इकाई मात्रक। अब वो अगर मीटर में है तो प्रति मीटर, अगर वो आपका किस में है, भार में यानी किलोग्राम में है तो किलोग्राम में। जैसे नमक, कोयला, ये सब क्या है, किलोग्राम में आएगा। पाइप किस में आएगी, लंबाई में आएगी। सॉकेट किस में आएगा, दूरी में आएगा, व्यास में आएगा। तो वो सब चीजें पर लेंथ के हिसाब से कितने में मिल रही हैं उसके लिए पर यूनिट प्राइस हम यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट, ठीक, कुल कीमत कितनी हुई। जैसे सबसे पहले क्या आप लिखेंगे, 19 mm व्यास वाली GI पाइप, ठीक, ये मान लेते हैं कुछ भी X रुपए प्रति मीटर है, आप बुक से देख लीजिएगा कितने में आती है, ये आप रिसेंट प्राइस ही लगाएंगे, टेबल बनानी पड़ेगी आपको एग्जाम में, ठीक है। तो उसका पर यूनिट में कितना प्राइस होगा, और अगर हम लोग कितना 2.5 मीटर यूज किए हैं या फिर 3 मीटर यूज किए हैं तो उतना गुणे उतने का मूल्य, तो यहाँ पे फाइनल मूल्य हमको मिल जाएगा। ऐसे ही 38 mm व्यास वाली पाइप, रिड्यूसर लगाया गया है, सीमेंट कंक्रीट लगाई गई है, साड़ लगाया गया, नमक, कोयला, तो इन सब चीजें, जितनी चीजें आपकी यहाँ पे लग रही हैं, 12 mm व्यास वाली पाइप, ठीक है, CI फ्रेम लग रहा है, तो कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। XYZ छोटी से छोटी चीजें भी आपको यहाँ पर नोट कर देनी है, ठीक। और एक चीज रटना नहीं है बिल्कुल भी कि नहीं अब 35 रुपए किलो लिखा है तो 35 रुपए किलो ही हमको लेना, वो याद नहीं करना है भाई। थोड़ा बहुत व्यवहारिक ज्ञान तो हम आपको भी होगा कि वो चीजें मार्केट में किस हिसाब से कैसे मिलती हैं, तो रटने का प्रयास नहीं करना है। अगर प्रैक्टिकल नॉलेज है, कभी मार्केट गए हैं, कुछ चीजें जान रहे हैं, तो आप आसानी से टेबल का निर्माण कर सकते हो। और कभी भी एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में आप जो यहाँ पे कर रहे हो, ठीक, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। अगर ठीक ढंग से किया जाएगा तो
आपने किया किसी दूसरे ने किया, दोनों के मूल्यों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। अगर बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है, या तो आप बहुत सस्ते में कर दे रहे हो या अगला बहुत ही महंगे में कर रहा है। तो हम लोग इंजीनियर हैं, इसमें पहली चीज बोली जाती है मिनिमम में हमको मैक्सिमम आउटपुट देना होता है। ठीक, तो ये आप टेबल बनाना जान लीजिए, देख लीजिएगा बुक से किस प्रकार से बनाई जाती है, क्योंकि इसमें सामान ही लगने वाला है, तो सामान क्या क्या लगेगा आप अपनी बुक से देख लीजिएगा। हाँ, अर्थिंग में बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है कि एक एक चीजें हम जबरदस्ती दिखाएं, उसमें जितना साफ सुथरा बनेगा प्रयास करिएगा कि हर डायमेंशन को क्लियरली दिखा दिया जाए। ठीक, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और ये फिगर तो हम जरूर बनाएंगे, अगर अर्थिंग पूछी जाती है तो भले से लिखिए कम, अर्थिंग बारे में लिखना भी पड़ेगा कि हमने किया क्या क्या है, वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ फिगर पहले हम बनाएंगे। अगर टाइम नहीं बचता है तब भी अगर फिगर बना दिए हो तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं हम लोग पाइप अर्थिंग के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लेट अर्थिंग क्या होती है। ठीक, तो मिलते हैं आप लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।